नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। नेपाल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख न्यायाधीश सुशीला कार्की के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव से वहां एक राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। महाभियोग का विरोध होने लगा है और इसे नेपाल की न्यायपालिका पर चोट करने वाला कदम बताया जा रहा है। इस बीच उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री विमलेंद्र निधि ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेपाल की गठबंधन सरकार में निधि सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के नेता हैं। निधि के इस्तीफा देने से नेपाल में 14 मई से 14 जून के बीच होने वाले निकाय चुनावों पर सवालिया निशान लग गया है। नेपाल के प्रमुख विपक्षी दल एकीकृत माओवादी लेनिनवादी एमाले के अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ने भी प्रधानमंत्री प्रचंड से मुलाकात कर महाभियोग वापस न लेने पर संसद नहीं चलने की चेतावनी दी है और कहा है कि न्यायपालिका में राजनीतिक दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उल्लेखनीय है कि राजनीतिक दलों ने सुशीला कार्की पर पक्षतापूर्ण फैसले देने और कार्यपालिका के न्याय क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था। महाभियोग प्रस्ताव पर कम से कम 249 सांसदों ने दस्तखत किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की पसंद वाले पुलिस प्रमुख की नियुक्ति को खारिज कर दिया था। उसके बाद ही मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई की गई। सत्ताधारी गठबंधन में UCPN, माओवादी सेंटर, नेपाली कांग्रेस और कुछ दूसरी छोटी पार्टियां शामिल हैं, जिन्हें महाभियोग प्रस्ताव को पारित करने के लिए बाहरी समर्थन की भी ज़रूरत होगी। 64 वर्षीय सुशीला कार्की को अप्रैल 2016 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वो इसी साल जून में रिटायर होने वाली हैं। देश देशांतर में आज चर्चा इसी विषय पर कि नेपाल के इस राजनीतिक संकट के आखिर क्या मायने हैं और भारत नेपाल रिश्तों पर इस संकट का क्या असर हो सकता है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं नेपाल में भारत के राजदूत रहे शिवशंकर मुखर्जी, भारत में नेपाल के दोस्त विजय प्रताप, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर पुष्पेश पंत, वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर और काठमांडू विश्वविद्यालय से फ़ोन लाइन पर हमारे साथ होंगे समाजशास्त्री डॉक्टर उद्धव प्याकुरेल। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत शिवशंकर मुखर्जी साहब आपसे। आपका लंबा तजर्बा है, आप नेपाल में रहे हैं भारत के राजदूत के तौर पे और ख़ास करके उस दौर में कि जब वहाँ एक तरह से निज़ाम बदला था, राजशाही ख़त्म होकर के लोकतंत्र आया था, तो तब से अब तक जो गतिविधियाँ रही हैं उससे आप वाकिफ़ हैं। ये जो हो रहा है इस वक्त नेपाल में और ख़ास करके टकराव दिख रहा है न्यायपालिका और राजनीतिक दलों के बीच, ये किस ओर ले जाएगा नेपाल को? आपकी रिपोर्ट ने बिल्कुल सही कहा कि नेपाल संकट में है, क्योंकि ये जो अभी घटना घटी है ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ, इसके पहले भी जो सिचुएशन था इतना पेचीदा था कि जो पीस प्रोसेस जो नया नेपाल आंदोलन के बाद कह सकते हैं जन्मा था, नया ये उसके बाद जितने क्राइसिस हुए हैं उसको ये और भी संकट में नेपाल को डाल रहा है जी। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट नेपाल में पहले से भी उसके तरफ उतना रिस्पेक्ट नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन साथ में इतना भी कहना चाहिए कि नेपाल के पॉलिटिशियंस जो हैं ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं वो मानते हैं, चाहे जितना भी क्रिटिसिज्म हो सुप्रीम कोर्ट का कि करप्शन का वगैरह। अभी नेपाल में क्या सिचुएशन है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया है, प्रोमुलगेट किया गया है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि मधेशी सिचुएशन जो है, मधेश का जो सिचुएशन है जिसके बारे में सब जानते हैं, वो बिल्कुल हल नहीं हुआ है। उसके बाद आप एक नया क्राइसिस खड़ा हो गया, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का झगड़ा। अब इसमें भी पॉलिटिक्स है। CPN UML सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सपोर्ट करती है क्योंकि दूसरे पार्टीज देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस CPN UML के दबाव में है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो प्राइम मिनिस्टर प्रचंड ने नेगोशिएट किए थे मधेशीज के साथ, वो भी सस्पेंड हो गया क्योंकि इम्पीचमेंट के होते ही ये पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया है, स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही में मई 14 को जो लोकल इलेक्शन होने थे, जो शुरुआत थी पूरे इलेक्शन प्रोसेस की, जो जनवरी 2018 तक पूरा करना ही होगा उनको, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस तक, वो खतरे में है क्योंकि मधेशी के लीडर्स ने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमें दिखाए गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं, हमसे जो नेगोशिएट किया गया था उसके खिलाफ है। तो आप देखिए जो क्राइसिस पहले था है मौजूद है और भी खराब हो रहा है, उसमें एक और कॉम्प्लिकेशन आ गया है। और ये देखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक
ऐसा इंस्टीट्यूशन बन जाए जो कि बिल्कुल लिम्बो में है, तो चुनाव के समय जाहिर है कि एक के बाद एक पिटिशंस आते हैं, इस पार्टी के उस पार्टी के, कौन उसका फैसला करेगा, चुनाव कैसे होगा। तो एक और ये तो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड एक क्राइसिस सा बन गया है। प्रोफेसर पुष्पेश पंत साहब, आप किस रूप में देखते हैं नेपाल के इस राजनीतिक संकट को, और ये किस ओर ले जा रहा है? क्योंकि अभी तो नेपाल में लोकतंत्र की जड़ें भी ठीक से नहीं जम पाई हैं, और अभी संविधान सभा और कैसा संविधान हो इसको लेकर के ही चर्चा चल रही है। ऐसे में ये नया संकट खड़ा हो जाना क्या संकेत दे रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि मैं मुखर्जी साहब से पूरी तरह से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि किसी भी जनतंत्र की जो आत्मा होती है वो कानून का राज होती है, और कानून के राज का अर्थ ये होता है कि किसी भी जनतंत्र में न्यायपालिका निर्भय और निष्पक्ष हो। और जो भी संविधान अपनाया जाता है, ये नेपाल का अपना मामला है कि वो किस तरह का संविधान अपनाना चाहता है, मगर उस संविधान की धाराओं की व्याख्या करने का अधिकार संसद को नहीं, निश्चित रूप से वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय को ही होगा, जहाँ जहाँ ये व्यवस्था सत्ता के विभाजन के सिद्धांत की है। और अब तो इंग्लैंड में भी, जहाँ एक लिखित संविधान नहीं है, एक सुप्रीम कोर्ट नाम की संस्था बन चुकी है, जो ये मानते हुए कि मिथक है संसद की संप्रभुता का, सर्वोच्चता का, उससे पारित जो विधेयक होते हैं उनका एक निरीक्षण पुनरीक्षण किसी न किसी बहाने कर सकती है। तो मुझे लगता है कि नेपाल में ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी स्थिति में जब संविधान को लेकर ही स्पष्टता या और सहमति, व्यापक सहमति नहीं है, मधेश में जो असंतोष है, आक्रोश है, वो इस बात को लेकर है कि जो संविधान का मसौदा दिखाया गया था उसे अब वास्तव में अपनाया नहीं जा रहा है। और कहीं न कहीं जिन आरोपों पर सुशीला कार्की को, माननीय सुशीला कार्की को महाभियोग का सामना करना पड़ रहा है, उनकी निंदा और भर्त्सना संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार महासचिव भी कर चुके हैं, जिनका ये मानना है कि जब जब वो किसी मानवाधिकार से जुड़े मामले की जांच करती हैं और निर्णय देती हैं, तो जो लोग उस जांच के दायरे में आते हैं उन्हें लगता है कि लपटें उनके पास तक पहुंच रही हैं। तो कहीं न कहीं इसको संसद के कार्याधिक क्षेत्र में हस्तक्षेप न कहकर ये शायद देखना उचित है कि जो लोग जुड़े हुए हैं न्यस्त स्वार्थ हैं, उनके लिए व्यवस्था बहुत अनुकूल नहीं है। ठीक है, प्रोफेसर पुष्पेश पंत रहे आप हमारे साथ। आता हूं मैं आपके पास में। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर काठमांडू से समाजशास्त्री डॉक्टर उद्धव प्याकुरेल साहब जुड़ गए हैं। उद्धव जी, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त नेपाल में, और क्या आप राजनीतिक इबारत देख पा रहे हैं? धन्यवाद जी। अब मैं थोड़ा एम्बेसडर साहब का सुन रहा था, इन बिटवीन लाइन कनेक्ट नहीं हो पाया, क्या बात हुआ वहाँ पता नहीं कर पाया। लेकिन जिस तरह का आपने अपडेट दिया है शुरू में, उससे और आगे बढ़ चुका है काठमांडू का पॉलिटिक्स। एक तो जो महाभियोग लगा के चीफ जस्टिस को निलंबित किया था, आज ही कोर्ट के फैसला के तहत उनको रीइंस्टेट कर दिया है। दूसरा, जैसे गृह मंत्री का राजीनामा का बात है, उनने भी कल से ऑफिस ज्वाइन किया और उनने भी राजीनामा वापस ले लिया। ये न्यू डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, ये आपके अपडेट में नहीं था जी। तो इस समय में जो देख रहा हूँ, इसमें दो तीन बातें आता है। एक तो जैसे आप बता रहे थे, संविधान बनने के बाद का जो लंबा ट्रांजिशन, लंबा स्टेलमेट का जो बात था, उसको ये इलेक्शन के माहौल बनते हुए कुछ मतलब स्टेबिलिटी के तरफ, कुछ डेमोक्रेटाइजेशन के तरफ, कुछ संविधान के एक्सेप्टेंस के तरफ जा रहा जैसा लग रहा था। जैसे बताए, जैसे 4 दिन पहले 34 जिले का इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू हो गया। कुछ कैंडिडेट्स ऑन अपोज्ड इलेक्टेड हो गए। इस तरह से एक तरह से लोकल जो 3 इलेक्शन करना था संविधान को कार्यान्वयन करने का, उसका प्रोसेस शुरू हो गया है। और इलेक्शन का माहौल मात्र नहीं, जैसे मैं बताया, कुछ लोग इलेक्टेड भी हो चुके हैं ऑन अपोज्ड होके, और दूसरा चरण का इलेक्शन का भी वो है, पहला चरण का इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है। इस तरह से एक स्टेबिलिटी, एक डेमोक्रेटाइजेशन के तरह आगे बढ़ा जैसा लग रहा है। तो दूसरी तरह, जैसे अभी पुष्पेश साहब और एम्बेसडर साहब ने भी बताया, इसी बीच जिस तरह का पार्लियामेंट वर्सेस ये कोर्ट, एग्जीक्यूटिव वर्सेस एक कोर्ट का जो वो लड़ाई जैसा चल रहा है, इससे फिर
कहीं जो डेमोक्रेसी जो आगे बढ़ रहा है उसको उसके आगे फिर अंधेरे तो नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई देने का वो दिख रहा है। और आज का जो पार्लियामेंट में मतलब इम्पीचमेंट मोशन के प्रोसेस में जा रहा था, तो पार्लियामेंट तो सर्वोच्च होता है, मतलब सार्वभौम तो पार्लियामेंट ही होता है, उसको प्रोसेस को फिर जो अदालत ओवर रूल करने का फैसला कर रहा है आज, और उनने बोला कि जो भी प्रोसेस है उसको बंद करो और जो निलंबन में गया हुआ चीफ जस्टिस को रीइंस्टेट करो। इससे तो ये दिखाई देता है कि यहाँ सर्वोच्च कौन है, मतलब ठीक, आप रहे डॉक्टर उद्धव, हम आते हैं आपके पास में दोबारा। विजय प्रताप जी, आप नेपाल में होने वाली इन घटनाओं को किस रूप में देख रहे हैं? और जैसा डॉक्टर उद्धव कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि स्थिति काफ़ी सामान्य होती जा रही है और स्थानीय निकायों के चुनाव जिसको लेकर के कहा जा रहा था कि सवालिया निशान शायद लग गया है, लेकिन शायद वो प्रक्रिया जारी रहेगी, क्या कहेंगे आप? जब आपके एंकर का फ़ोन आया तब मैं सोच रहा था कि संकट कहना ठीक शीर्षक नहीं है, संक्रमण ही कहना चाहिए, और लोकतंत्र के स्थायी होने में कुछ समय लगता है। लेकिन जब मैं आपकी ओर आ रहा था तो नेपाल से एक मित्र से बात हुई और उन्होंने इस जजमेंट के बारे में बताया। ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है, क्योंकि जैसा कि महाअभियोग में कहा गया है, ये जो मुख्य न्यायाधीश महोदया थीं, ये 3-4 जजेस को ही सब केसेस देती थी, जो किसी एक विचारधारा विशेष के नहीं, एक संगठन विशेष के माने जाते थे। पुष्पेश भाई जो कह रहे थे वो बात सिर्फ नागरिक अधिकार का मामला नहीं है, वहाँ की दलीय आधार पे पूरी जुरी बटी हुई है और उसमें बहुसंख्यक वो माने जाते हैं जिनकी शय पे आज सिंगल बेंच ने चोलेंद्र राणा ने, जो कि उस विचारधारा के हैं जो सरनेम से ही आप अंदाज लगा सकते हैं, उन्होंने ये जजमेंट दिया है। इतना बड़ा जजमेंट सिंगल बेंच दे, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो अपने यहाँ एक डिबेट थी आज़ादी के बाद के शुरू के वर्षों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अशोक मेहता में, अशोक मेहता का कहना था कंपल्शंस ऑफ बैकवर्ड इकोनॉमी, तो कंपल्शंस ऑफ फ्रेजाइल डेमोक्रेसी भी ये है कि नेपाल का राष्ट्रीय नेतृत्व मिलकर सर्वानुमति से लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए काम करे, उसके संवर्धन के लिए काम करे। दुर्भाग्य से हर पार्टी ना केवल एक दूसरे से स्पर्धा कर रही है, हर नेता एक दूसरे से फैक्शन बना के स्पर्धा कर रहे हैं, और इसके लिए भारत की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो इसके माइक्रो मैनेजमेंट में ना पड़कर। बिल्कुल ठीक है जी। संजय कपूर साहब, आपका क्या मानना है? ये जो अभी चर्चा हुई है उससे सहमत है या कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे? नहीं, मैं बाय एंड लार्ज जो वहाँ से काठमांडू से जो हमारे उद्धव साहब ने कहा, उसके बाद तो जो सवाल था उसमें भी काफ़ी बदलाव आता है और राजनीतिक प्रक्रिया वहाँ पे चालू हो चुकी है। उसके क्योंकि ये तो एक कुछ हद तक है ना, जो चीफ जस्टिस को हटाया उसके बाद रीइंस्टेट करा, ये तो एक छोटा डिस्ट्रप्शन माना जाएगा, परंतु उसके पहले जो पूरी राजनीतिक प्रक्रिया चालू हुई चुनाव संबंधी, उसके पीछे कई सारी ऐसी ताकतें हैं जिससे कि हम लोग को गौर से देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। चीन का जो प्रभाव है काफ़ी बड़ा है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का जो नज़रिया है, ख़ास के योगी आदित्यनाथ के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री, उनका वहाँ पे प्रभाव और काफ़ी है उस पूरे क्षेत्र में। उसका क्या होगा, क्योंकि जो राजशाही ताकतें हैं फिर से मेरे ख्याल से उनको ताकत मिल रही है। तो ये सब चीज़ें कुछ समय के लिए लोग भूल गए थे, खासकर चीफ जस्टिस महोदया को हटाना, उसके पूरा जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है। पर अब आप देखेंगे जैसे जैसे होता है तो इसमें और बल मिलेगा। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि ये 2 फेज़ में चुनाव होने वाला है, एक अभी होगा, एक जून में होगा, तो काफ़ी शक है लोगों को कि ये प्रोसेस कितनी आगे बढ़ेगी, चुनाव पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये सब सवाल कई सारे जुड़े हुए हैं। जी, एम्बेसडर मुखर्जी साहब, आप से मैं जानना चाहूँगा कि जैसा विजय प्रताप जी ने कहा कि नेपाल का बहुत जो होने वाले सारा घटनाक्रम, उसका असर कहीं ना कहीं भारत पे पड़ता है और भारत को उसे बहुत ही कॉशियस अप्रोच के साथ में देखना चाहिए, देखा भी जाता है। इन घटनाओं से आपको क्या लगता है कि जैसा अभी संजय कपूर साहब कह रहे थे कि लग रहा है कि नेपाल चीन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है और हमारे साथ जो रिश्ते थे वो थोड़ी उसमें दूरी आ रही है? 2 बातें जो आपने पूछी हैं। नंबर 1, जो हो रहा है नेपाल में उसका क्या असर पड़ेगा, क्या हमारी पॉलिसी होनी चाहिए नेपाल की तरफ।
और दूसरा चीन का जो फैक्टर है। देखिए, जो इंटरनल सिचुएशन है इस पे, खासकर इस स्पेसिफिक इवेंट पे जो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट का मामला बन गया है, इस पे तो विजय प्रताप जी ने बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये आइडियोलॉजी और हाई पॉलिसी की बातें नहीं है, बहुत पेटी चीज़ों पे ये झगड़ा होता है काठमांडू में, और इस बार भी उसी तरह से हुआ है। एक प्रमोशन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को लेके ये मामला फूट पड़ा है, तरफदारी होती है। तो ये एक काठमांडू का बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ पेटी पॉलिटिक्स है जो कि क्राइसिस क्रिएट कर देता है। इसमें कोई खास बहुत बड़ा आइडियोलॉजी या पॉलिसी मैटर इसके पीछे नहीं होता है। दीज आर पार्टीज़न फाइट्स। बिल्कुल सही है कि इसमें, और मुझे अच्छी तरह पता है, मैं जब था वहाँ पर 2004 और 2008 से जब नेपाल बदला, और उसके बाद से भी माइक्रो मैनेजमेंट के डेंजर्स हम बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं। हमें पता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, हमें पता है कि हमारे पर प्रेशर आएंगे नेपाल से, जो दिन के समय चिल्लाते हैं कि भारत को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, शाम के वक्त हमारे पास उतनी ही तेज़ी से प्राइवेटली आके कहते हैं कि आपको कुछ करना है। और हमें पता है कि माइक्रो मैनेजमेंट में दोनों तरफ से डेंजर है। करें तो इंटरफेरेंस कहा जाएगा, ना करें तो कहा जाएगा कि इंडिया कोऑपरेट नहीं कर रही है, नेपाल को अबैंडन कर रही है, वगैरह वगैरह। सो वी अंडरस्टैंड, वो हमें समझ है। इस समय हम जो मैसेज दे रहे हैं नेपाल को, जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो बिल्कुल सही है कि आपका सॉवरेन देश है, आपने संभालना है, आपको जो मदद चाहिए हम करेंगे। चुनाव के लिए चीज़ें चाहिए, समर्थन चाहिए, व्हीकल्स के, जो भी आपको मदद चाहिए जी, आर्थिक वगैरह या स्पेसिफिक चुनाव के लिए इंडिया तैयार है, हमेशा तैयार था। लेकिन प्रायोरिटीज़, फाइनल डिसीजन, ये आपका सॉवरेन देश है, आपका सॉवरेन डिसीजन है। बाकी हमको इसमें कभी ना पड़ने की ज़रूरत है, ना हमें करना चाहिए। चीन की जहाँ तक बात है, यस जी, चीन पहले भी नेपाल में था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चीन का पॉलिसी था सिर्फ दो चीज़ें जो उनके डेलीगेशन ने मुझे साफ बताया था कि नंबर 1, टिबेटन रेफ्यूजीज़ के ऊपर वो नज़र रखते हैं कि वो कुछ टिबेट के को देखते हुए कुछ डावाडोल न करें। दूसरा, वन चाइना पॉलिसी का नेपाल लगे रहे, जो सारी दुनिया से चीन मांगती है। कुछ सालों से, मेरे ख्याल पिछले 2-3 सालों से, वो जो लेड बैक सा अप्रोच था नेपाल की तरफ, वो बदल गया है। चाइना बड़ा एग्रेसिवली मूव कर रहा है नेपाल में, सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, इकोनॉमिकली तो चाइना सब पूरी दुनिया में उभर पड़ रहा है, लेकिन पॉलिटिकली भी। और नेपाल के ऊपर जो दबाव आ रहा है चाइना का तरह तरह से, वो नेपाल ले रही है उस दबाव को, उसके पॉलिसीज़ कुछ पे असर हो रहा है। तो इसको हमें ज़्यादा ओवर रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको देखना पड़ेगा, उसको फैक्टर इन करना पड़ेगा। जी, डॉक्टर उद्धव, आप कह रहे हैं कि अब हालात नेपाल में सामान्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा कि चुनाव प्रक्रिया जो शुरू हुई है वो भी जारी रहेगी, कुछ लोग निर्विरोध हो गए हैं, लेकिन 14 मई से 14 जून तक ये प्रक्रिया चलनी है। ऐसे में मौजूदा हालात को देखते हुए आपको लगता है कि ये पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगी? हाँ, अभी जो नया वर्डिक्ट और नया सिचुएशन से पहले तो मेरा बहुत उम्मीद था कि इलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जैसे भी आप और हम डिस्कस कर रहे, मधेश फैक्टर जो पहले इलेक्शन के लिए आनाकानी कर रहा था, उनका अमेंडमेंट का इश्यू था। लेकिन लेटली आप फॉलो करेंगे तो फिर मधेश भी, जैसे पहले राउंड के इलेक्शन में भी, जैसे उपेंद्र यादव जी जो लीड कर रहे हैं, उनका पार्टी ने कैंडिडेसी दर्ज किया है, तो एक तरह से मधेश भी इलेक्शन के माहौल में सम्मिलित हुआ है। इसीलिए हमको बहुत भरोसा था कि ये दोनों इलेक्शन अच्छा सा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो पिछला इवेंट को देख के अभी पता नहीं, जिस तरह से आज का इवेंट गाइड कर रहा है, इसमें और कुछ भी हो सकता है। जैसे इम्पीचमेंट मोशन के साथ ही 2-3 गड़बड़ी हो गई थी, जैसे होम मिनिस्टर का रिजिग्नेशन और मेजर कोलिशन आरपीपी का गवर्नमेंट छोड़ने का निर्णय, जैसे जो तमाम वो था। उसके बाद भी इलेक्शन के माहौल बन के कैंडिडेट दर्ज करना, चुनाव चिन्ह देना, सब आज तक हो रहा था। तो फिर अगेन जिस तरह का आज का दिखाई दे रहा है, उतना सर्टेन नहीं है। फिर कंफ्यूजन जनता के लेवल में पहुंच गया है। फिर भी मेरा तो अभी तक भाई का भी मानना है कि पॉलिटिकल पार्टी के
साथ और कोई ऑप्शन नहीं है, इलेक्शन में जाना ही है, क्योंकि जनवरी तक तीनों तरह का इलेक्शन करना है। और मुझे तो और मतलब थोड़ा वो हिचकिचाहट के साथ भी ये बोलूं तो भी इलेक्शन होना है, हो ही जाएगा। ठीक है प्रोफेसर पुष्पेश पंत, बहुत संक्षेप में कि आप भारत नेपाल रिश्तों का क्या इस वक्त भविष्य देखते हैं? इस वक्त जो सूरत हाल है वो उसके सुधरने की कितनी संभावना है? देखिए, मैं भारत की जिस हिस्से आता हूँ वो बिल्कुल जुड़ा हुआ है नेपाल के साथ, उत्तराखंड पश्चिमी नेपाल के साथ। मेरी आशा हमेशा ये रहती है कि नेपाल और भारत के संबंध सुमधुर रहें, वो हमारे जैसे पारंपरिक संबंध है वो वैसे रहें। मगर थोड़ी असहमति मुझे विजय भाई के साथ है कि इस बारे में इतनी आशावादिता नहीं हो सकती है कि जनतंत्र और समाजवादी समाज की कल्पना अगर है तो वो अनिवार्यतः हमें किसी अच्छे नतीजे तक पहुँचाएगी। मुझे लगता है कि आज भले ही कुछ नतीजे वापस लिए गए हों, कुछ फैसले वापस लिए गए हों, अस्थिरता का दौर नेपाल में बना रहेगा। और जब तक नेपाल बटा है दलगत न्यस्त स्वार्थों में और परिवर्तनकामी तत्वों के बीच में, तब तक आप ये भी कह सकते हैं कि चुनाव आयोग में भी लोग दलगत पक्षधरता रखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में भी रखते हैं। भारत में भी ये हो रहा है, भारत में भी लोग ये कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर रहा है विधेयिका के क्षेत्र में, जुडिशियल एक्टिविज्म है। अब एक उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश में और सर्वोच्च न्यायालय के बीच रस्साकशी चल रही है। तो मुझे लगता है ये अमेरिका में भी सवाल उठता है बीच बीच में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति को लेकर। संसार में कोई देश ऐसा नहीं जहाँ बिल्कुल तटस्थ न्यायमूर्ति होते हैं। और दुर्भाग्य से मधेश और पहाड़ के बीच का अंतर बना हुआ है। माओवादियों के 2 नहीं 3 धड़े हैं, मधेश के नेता एक मत नहीं है। तो यह आशा रखना कि सर्वसहमति से चीजें सुलझ जाएंगी मुझे बहुत आसान नहीं लगता। मुझे लगता है जो मुखर्जी साहब कह रहे थे वही अक्लमंदी है, भारत संयम रखे मगर सतर्क रहे। जी विजय प्रताप जी, आपको जोड़ना चाहिए। तो चीन के सवाल पे मुझे लगता है कि अभी महामहिम राष्ट्रपति आई थी विद्या भंडारी जी, तो उनके साथ भोजन में मैंने एक महत्वपूर्ण सांसद से ये सवाल किया, तो बोले कि आप खुद से पूछ देखिए कि मेरे और आपके बीच आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रिश्ता ज़्यादा सहज होगा या चीनियों के साथ होगा। तो अगर चीन का प्रभाव बढ़ रहा है तो उसमें आपकी भी क्या क्या जिम्मेवारी है, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। उसकी तफसील में और जो उन्होंने कहा मैं नहीं जानना चाहूँगा। दूसरी बात, मैं आशावादी हूँ या नहीं ये मैं नहीं कह रहा था, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सर्वानुमति होनी चाहिए। नेपाल का लोकतंत्र संवर्धन ये मुख्य मुद्दा होना चाहिए। आज ये ऐसा नहीं है, न्यायपालिका में नहीं है, सेना में नहीं है और पार्टियों में नहीं है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तीसरी और आखिरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि माइक्रो मैनेजमेंट हमारा ब्यूरोक्रेसी का प्रतिष्ठान समझता है, लेकिन हमारा राजनीतिक प्रतिष्ठान पीपल टू पीपल में एक ही खास तरह की विचारधारा से संवाद करवा रहा है, जिस तरह से तमाम संस्थान कर रहे हैं। और बाकी विचारधाराओं का आपसी संवाद नेपाल से नहीं होगा तो ये भारत के लिए भी नुकसानदेह होगा और हमारे सत्ता प्रतिष्ठान को पीपल टू पीपल कांटेक्ट को खुद उत्साह देना चाहिए, सहारा देना चाहिए, जबकि वो उसके मार्ग में बाधा बन रहा है। संजय कपूर साहब, बहुत संक्षेप में आपकी अंतिम टिप्पणी के भारत नेपाल रिश्तों को आप कहाँ देख रहे हैं और हमारी सरकार की तरफ से जो प्रयास मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हो रहे हैं, पिछले साल भी काफ़ी चीज़ें हुई थी, तो क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान और नेपाल के रिश्तों में काफ़ी टेंशन आ गया 2015 के बाद। अगर चीन का प्रभाव वहाँ पे नेपाल में बढ़ा तो उसका कई लोग सोचते हैं कि 2015 में जो ब्लॉकेड हुआ था उसका कारण मुख्य है। अगर आप है ना चाइनीज़ अखबारों को पढ़ें, ग्लोबल टाइम्स और तमाम और उनके थिंक टैंक्स, तो आपको साफ दिखाई पड़ेगा कि जो हिंदुस्तान मधेश के बारे में बात करता है और जो हिल पीपल के बारे में बात करते हैं, उसके अंदर उन लोगों ने साइड ले रखी है। वो सोचते हैं कि मधेश हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है कि अपना प्रभुत्व और बढ़ाने के लिए, और चीन पूरी तरीके से हिल जो लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, उनके साथ है ना जुड़ा हुआ है। तो अब जैसे कि अम्बाज़र साहब ने कहा कि अब पहले तो काफ़ी लेट बैक एटीट्यूड रहता है चीनियों का, अब वो बड़ी मुस्तैदी से आ गया। उनको कोई इस बात का असर नहीं है कि ये हिंदुस्तान का प्रभाव क्षेत्र था। अब वहाँ पर वो सब चीज़ें कर रहे हैं जो कि हिंदुस्तान पहले करता था, और वहाँ के जो पिछले प्रधानमंत्री और संभवतः चुनाव के बाद जो अगले प्रधानमंत्री होंगे वो इस समय चीन को खुश करने के लिए ज़्यादा उत्सुक हैं, और OBOR की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली चीन में उसमें भी अटेंड करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय कपूर साहब, विजय प्रताप जी, शिवशंकर मुखर्जी साहब, पुष्पेश पंत साहब, और काठमांडू से हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर उद्धव प्याकुरेल साहब। तो नेपाल में जो हालात हैं वो काफ़ी संक्रमण के दौर से गुजर रहा है और भारत को उस पर
पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है और साथ ही इस बात की भी कोशिश करनी चाहिए कि चीन जिस तरह से सक्रिय हो रहा है वो भारत के हितों को कहीं ना कहीं ठेस ना पहुंचाए, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।